अब जैसे हम लोग जो मोस्टली आप भी वीडियो देख रहे होगे, आप लोग और हम लोग तो ज़्यादा वेस्ट बंगाल के हैं नहीं। तो जैसे ही संदेश खली नाम मैं सुनता हूँ ना, मैंने पहले भी सुना था जब 2019 में लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तब टीएमसी सपोर्टर्स और बीजेपी सपोर्टर्स के बीच में लड़ाई हुई थी, उसमें भी ये संदेश खली का नाम सामने आता था। तो उस टाइम भी ना ये संदेश खली नाम सुन के मेरा सीधा एक ही कनेक्शन जाता था कि भाई नोआखली भी एक रीजन है। नोआखली बांग्लादेश में है, संदेश खली अपना वेस्ट बंगाल में है। और नोआखली वही रीजन है जहाँ पे गांधी जी गए थे और प्रॉमिस करके आए थे वहाँ के हिंदुओं को कि उनको कुछ नहीं होने देंगे। पार्टीशन के टाइम की बात है। खैर प्रोमिस तो और भी करे गए थे कि जब पाकिस्तान का क्रिएशन होगा ही नहीं तो फिर नोआखली के लोगों को दिक्कत होगी ही क्यों। गांधी जी ये भी प्रॉमिस करके गए थे कि नोआखली वापस आएंगे, लेकिन कभी गए नहीं। और उसके बाद फिर वहाँ हिंदुओं का क्या हश्र हुआ उसके बारे में खैर क्या ही बताना है। बात करेंगे हम संदेश खली की। संदेश खली एक विलेज टाइप आप मान सकते हो एरिया, जो बांग्लादेश बॉर्डर से काफी क्लोज है, वेस्ट बंगाल का पार्ट है। देखो संदेश खली जो पूरा एक रीजन है ना, वहाँ पे पहले से बहुत कुछ होता आया है, लेकिन जो नॉर्मल इंसान होता है उसको इतनी न्यूज कहाँ पड़ता है वो, और वो भी खासकर अगर एक स्टेट के, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, एक विलेज की बात हो तो इतना ध्यान नहीं देता। इस पूरे इंसिडेंट में ना एक नाम जानना जरूरी है, शाहजहां शेख, जिसके बारे में काफी सारी बातचीत हो रही है। ये जो इंसान है ये टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल पार्टी ममता बनर्जी की, उसके यूनिट का वहाँ का हेड है। और अगर थोड़ी सी लोकल लेवल जानकारी उठाओगे ना तो जो वहाँ के लोग हैं उसे भाई करके बुलाते हैं। अब भाई के काफी सारे मिक्स्ड रिव्यूज भी हैं वैसे तो, कि वहाँ पे जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं उसको ये भाई निपटारा करा देते हैं। कुछ एलिगेशंस भी हैं कि भाई जो है वो बिल्कुल ही फियरी लाइफस्टाइल जीते हैं, लोग वहाँ उनसे डरते भी हैं और लोग वहाँ उन्हें रेस्पेक्ट भी करते हैं। और 2019 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बाद जब बीजेपी और टीएमसी की पॉलिटिकल पार्टीज है ना, वो झंडे के ऊपर लड़ पड़ी थी वहाँ पे कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उतार रही है, और काफी अच्छा खासा विवाद हुआ था। कुछ लोगों की जान भी गई थी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। और यहीं पे ही जो ये शाहजहां शेख है ना, इसके नाम पे भी मर्डर चार्जेस वहाँ पे फाइल करे गए थे। खैर शाहजहां शेख पे और भी कुछ मामले हैं जो ईडी की तरफ से चल रहे हैं, जैसे राशन डिस्ट्रीब्यूटिंग स्कैम, ये एलिगेशंस हैं ईडी की तरफ से। और उसी की रेड अभी डाली गई थी ईडी द्वारा 5 जनवरी 2024 को। और जब ईडी की रेड डाली गई ना तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, यूजुअली ना होने वाला इंसिडेंट है कि जो ईडी की टीम के लोग थे ना, इनके ऊपर उल्टा अटैक कर दिया गया। वहां से एक पूरी क्राउड ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। और जो फोटो आपके सामने आ रही होगी ना, ये गवर्नर साहब है वेस्ट बंगाल के, और जो इंजर्ड लेटे हुए हैं ना हॉस्पिटल में बेड पे, ये ईडी के मेंबर है। और थोड़ी सी और अनयूजुअल बात यह है कि जब ईडी पे ये अटैक हुआ ना, तो जो वहाँ की लोकल पुलिस थी उन्होंने उल्टा ईडी के अगेंस्ट ही कुछ चार्जेस फाइल कर दिए, मोलेस्टेशन, एंट्रेंस और थेफ्ट के। उसके बाद ये मसला शुरू हुआ पूरा, जो अभी नेशन वाइड जिसके बारे में न्यूज आ रही है। संदेश खली की कुछ औरतें सामने आई, लोकल विमेन सामने आई, जिन्होंने बताया कि वहाँ पे जो शाहजहां शेख है और उसके कुछ बंदे हैं, वो लोग डायरेक्टली बहुत सारे लोगों को वहाँ परेशान करते हैं। और ये जो लोग आते हैं ना, ये मोस्टली SC ST वर्ग में आते हैं, तो उनकी जो जमीनें हैं उन पे शाहजहां शेख के लोगों ने कब्जा करा हुआ है। प्रोन कल्टीवेशन वहाँ पे वो लोग करते हैं, और जो औरतें होती हैं उन्हें भी सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं। और ये सारा कुछ बहुत सालों से चल रहा है। अभी जो मैं बता रहा हूँ तो शायद आपको इतना गंदा नहीं लगेगा, लेकिन ये अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रील्स वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह सर्च करके देखना, कुछ वीडियोस भी हैं वहाँ के लोगों की जो सामने आई हैं। और जब ये पूरा मसला हुआ भाई शाहजहां शेख पे ईडी की रेड पड़ी, तो बहुत सारी औरतें जो है वो अपनी बम्बू स्टिक और झाड़ू लेके बाहर निकल गई और प्रोटेस्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शाहजहां शेख के जो साथ के लोग थे, जिन्होंने कहीं पे या तो कब्जा करा हुआ था, जो एलिगेशंस लगाई जा रही है कि कब्जा करा हुआ था, उनके होल्ड में वो कोई बिजनेस वहाँ पे कर रहे थे, कोई कल्टिवेशन कर रहे थे या फिर कोई पोल्ट्री फार्म्स थे, उनको उन्होंने आग लगा दी। अब यहाँ पे जैसे ही ये सारा कुछ न्यूज में आया तो यहाँ एंट्री हो गई एकदम से नेशनल विमेन कमीशन की और दूसरा नेशनल कमीशन फॉर SC ST। जब ये एंट्री हुई तो धारा 144 उस टाइम पे लगा दी गई थी। धारा 144 लगा दी तो जो नेशनल कमीशन होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा खास काम नहीं कर पाते, क्योंकि पहले ही आप भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते तो क्या ही काम कर पाओगे। और ये सिनेरियो बिगड़े। फिर कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए कि सेक्शन 144 को हटाओ, ये आप ऐसे नहीं लगा सकते। हालांकि फिर कोर्ट ने इंडिपेंडेंस दी स्टेट गवर्नमेंट को कि लगा सकते हो आप, लेकिन स्पेसिफिक लोकेशंस पे लगाओ, ये नहीं कि आपने पूरे ही रीजन पे लगा दिया। खैर मजे की बात यह है कि नेशनल कमीशन फॉर SC ST पीपल वो तो वहां पहुंच गए, लेकिन ये जो कुछ भीम आर्मी के बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, इनमें से कोई कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा ही तब हुआ था जब नूह में, मेवात में वो औरंगजेब टाइप ऑफ एट्रोसिटीज ऑन SC पीपल सामने आई थी, तभी ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। खैर ये पूरी सिचुएशन है जो वहाँ पे अभी चल रही है। ईडी ने लुकआउट नोटिस भेजा हुआ है शाहजहां शेख के खिलाफ। उनको ईडी को डर है कि जो शाहजहां शेख है उसके अच्छे खासा कनेक्शन है, तो ऐसा ना हो कि वो बांग्लादेश बॉर्डर टप जाए। ये तो खैर मैंने आपको एक ओवर भी दे दिया। अब मैं आपको और सिचुएशन समझाऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताऊंगा। इंटरेस्टिंग तो नहीं बोलने चाहिए, कुछ शॉकिंग भी है, कुछ गलत भी है। अभी तक मैंने जो है आपको सिचुएशन समझा दी कि वहाँ पे चल क्या रहा है संदेश खली में। अब यहाँ बात करेंगे कुछ मेजर पॉइंट्स में जिनकी बातें होनी चाहिए जो लॉजिकल है। पहली चीज, अभी ममता बनर्जी ने कल ही एक बात बोली कि आई हैव नेवर सपोर्टेड इनजस्टिस। हिंदी में, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। दूसरा, मैंने स्टेट विमेन कमीशन को भेज दिया है, मैंने विमेन पुलिस को भी भेज दिया है, जो वहाँ पे लोकल लेवल पे विमेन से जाके बातें कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके दर्दों को सुन रहे हैं। और साथ में ये भी इन्फॉर्मेशन दी गई उनकी तरफ से कि 17 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक बात क्लियर हो जाती है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो हो रहा था। और कई सालों से शाहजहां शेख और
आपके और जो बाकी के लोग हैं वो वहाँ पे हैं और वो वहाँ पे चार्ज में। तो ये कोई ऐसा इंसिडेंट तो है नहीं कि भाई रायट्स हो गए या फिर किसी ने प्रोवोकेशन कर दी या फिर कोई और टाइप का इंसिडेंट हो गया जो बहुत ही एकदम से हुआ है। यहाँ पे जो सिचुएशन हुई है, वो जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो किस टाइप के लगाए जा रहे हैं कि भाई लैंड ग्रैबिंग करी गई है, जबरदस्ती जमीनें छीनी गई है, प्रॉन कल्टीवेशन हो रही है। अब प्रॉन कल्टीवेशन हो चाहे पोल्ट्री फार्म्स हो, वो एक दिन का काम तो है नहीं, वो सालों सालों का काम है। दूसरा जो एलिगेशंस लगाई गई है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की फॉर सेवरल ईयर्स, तो अगर ऐसी सिचुएशन वहां पे हो रही थी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीजें पता ना हो। पर अगर उनको पता थी और आप तक बात आई थी तो आप कर क्या रहे थे? देखो, गवर्नमेंट के जो एकदम से क्विक एक्शंस होते हैं ना, उनको सराहाया जा सकता है, लेकिन तब सराहाया जा सकता है जब कोई चीज एकदम से हुई हो। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन चल रही है वो सेवरल ईयर से चल रही है, ये एलिगेशंस लगाई जाती हैं। फिर अगर आपको पता ही नहीं चला तो पहली चीज तो आप उसका जवाब दो कि आपको पता कैसे नहीं चला, आगे तो बाद में बात होगी। दूसरा, सेक्शन 144 इंपोज करी गई वहां के रीजन में। अब मैं थोड़ा सा रेफरेंस के थ्रू बताऊंगा, इंडिया टुडे का एक आर्टिकल है, मैं नहीं कह रहा ये सारी बातें। उसमें है कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बोला जा रहा है एक लेडी द्वारा कि द पार्टी तृणमूल कांग्रेस मैन वुड कम एंड सर्वे अ होम दैट हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ हुज गर्ल इज यंग। मतलब कि जो पार्टी के बहुत सारे लीडर्स टाइप होते हैं ना, वो सर्वे करते हैं घरों का और जो ढूंढते हैं कि भाई औरतें कितनी सुंदर है, कौन से में कितनी सुंदर है। देन दे टेक द वुमेन टू द पार्टी ऑफिस, फिर वो औरतों को पार्टी ऑफिस लेके जाते हैं। नाइट्स आफ्टर नाइट दे वुड बी केप्ट देयर, कई रातों तक उसको वहां रखा जाता है पार्टी ऑफिस में, टिल दे आर सेटिस्फाइड। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडिया टुडे की भी आर्टिकल में है और ये एक वीडियो वायरल हो रही है, ये इंडिया टुडे ही मेंशन कर रहा है, क्योंकि भाई किसी का कोई भरोसा नहीं है। ये जो काम जियो पॉलिटिक्स का होता है ना, ये सारा कुछ रिसर्च करने का, बोलने का, भाई ये थोड़ा सा होता टेढ़ा मेढ़ा ही है। कब कौन किसके पीछे, कौन सी पुलिस भेज दे, कौन सी गवर्नमेंट आपके पीछे लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको सब्सक्राइब तो कम से कम हिट कर देना चाहिए। अब जो लॉजिकल बात करनी थी कि भाई अगर ऐसा हो रहा है, जो एलिगेशंस लगाई जा रही है, विमेन ये सारा कुछ फेस कर रही है, तो हमें क्या पता कितनी विमेन के साथ ये सारा कुछ कांड हुआ है। ऐसे केसेस में अगर सेक्शन 144 इंपोज कर दी जाती है, फिर तो मामले को शांत कराना बड़ा आसान होगा वहां के लोकल लोगों के लिए जो पावरफुल है। इसीलिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो है वो सेक्शन 144 को उस टाइम पे हटा दिया था कि ऐसा नहीं लगा सकते आप, और फिर बाद में परमिशन दे दी स्टेट को कि हाँ ठीक है लगा सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन जो लगाना है वो स्पेसिफिक एरियाज पे लगाओ, वरना तो फिर जो बाकी के कमीशन वगैरह है वो जाके अपनी रिपोर्ट फाइल कैसे कर पाएंगे, वो जान कैसे पाएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। यहाँ पे ममता बनर्जी जो है वो आरएसएस और बीजेपी को भी काफी टारगेट कर रही है कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कहीं पे कोई भी इंसिडेंट होता है ना, तो अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, कोई भी हो, वो उसका फायदा उठाने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं है ना इनडायरेक्टली ये चीज जो है वो जनता के भी फेवर में आती है। मान लो अगर पॉपुलेशन जो है वो सफर कर रही है, तो उसके साथ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जुड़ जाती है तो उनका जो पूरा पर्पस है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अदरवाइज तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज का इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आपका जो मसला है वो सिर्फ कागजों में रह जाता है। अब एक और चीज है जो यहाँ पे मेरे को आपको बतानी थी, एक आरटीआई फाइल करी गई थी आरटीआई एक्टिविस्ट विश्वनाथ गोस्वामी द्वारा, और इसमें इन्होंने जानने की कोशिश करी थी कि बंगाल में कितने कम्युनल वायलेंस के केस रजिस्टर हुए हैं जनवरी 2021 से लेके जून 2022 तक, और सिर्फ 18 महीनों के टाइम में 65 कम्युनल वायलेंस के केसेस रजिस्टर करे गए हैं। 65 एक बहुत ज्यादा बड़ा ह्यूज नंबर है किसी भी पर्टिकुलर एक स्टेट के लिए। अब यहाँ मैं एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ जिसको थोड़ा ना दिमाग से सुनना पड़ेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम है अपीजमेंट, और कई सारे स्टेट्स की प्रॉब्लम है ये। वेस्ट बंगाल ले लो, यूपी ले लो, बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा हुआ है जहाँ मुस्लिम वोट बैंक के अपीजमेंट के चक्कर में ये सारा चीजें दिक्कत क्रिएट होती रहती है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रिलीजन के बेसिस पे ही अपीजमेंट होती है। अगर कहीं पे हिंदू पॉपुलेशन ही है सिर्फ और वहाँ पे 2 कास्ट है ना, तो वहाँ पे भी अपीजमेंट शुरू हो जाती है। किसी भी पर्टिकुलर एरिया में मान लो कोई सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन की एक कास्ट रहती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, उसकी मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, जैसे 20%, उसकी अपीजमेंट शुरू हो जाएगी एक पॉलिटिकल पार्टी द्वारा। क्यों होगी? क्योंकि उनका वोट बैंक चाहिए। अब हर कास्ट में, हर रिलीजन में, हर क्लासिफिकेशन में ऐसे कुछ उल्टे दिमाग के लोग रहते हैं जिनको सिर्फ हेट है, जिनके दिमाग में लड़ाई करनी है, लाइफ एंजॉय करनी है इस तरीके से, गंदे तरीके से। अब जैसे ही उनकी पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी, जिन्होंने उनके वोट बैंक का अपीजमेंट करा हो, फायदा उठाया हो, वो अपना जो है वायलेंस भी करेंगे, वो राइट्स भी करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। ये हर केस में होता है। लेकिन जब ये कास्ट में आता है तो ये मोस्टली इस तरह के सिनेरियो में कन्वर्ट होता है कि भाई चलो मैं अब नहीं बोल देता हूँ, जैसे मैं गुजर हूँ तो फिर गुजर ही नौकरी पे लग रहे हैं। कास्ट में जो चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा वायलेंट नहीं होती हैं, होती भी हैं तो बहुत छोटे स्केल पे। लेकिन जैसे ये रिलीजन में कन्वर्ट होता है ना, और मोस्टली यहाँ पे मुस्लिम वोट बैंक का ही अपीजमेंट होता है, वहाँ चाहे आप कोई सा भी स्टेट उठा के देख लो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, कोई सा भी स्टेट उठा के देख लो, हर जगह ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। जो मुस्लिम वोट बैंक का अपीजमेंट यहाँ पे हुआ है, जो मुस्लिम लीडरशिप रही है, वो इतनी अच्छी नहीं रही है। चलो अगर आपके वोट बैंक की वजह से, मुस्लिम वोट बैंक की वजह से कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है और उस चीज का फायदा आपको होता है, तो फायदा किस टाइप से होना चाहिए इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कुछ लोग मुस्लिम्स में बुचरिंग करते हैं और नॉनवेज सभी खा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी खा रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे हैं हिंदुओं में और
बाकी रिलीजन्स में जो हलाल मीट नहीं खाना चाहते। इसलिए नहीं कि वो हलाल है, इसलिए कि वो थोड़ा सा एनिमल क्रूएल्टी वाला एंगल आ जाता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है ये गलत है, मैं सिर्फ एक एनालिसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये एंगल आ जाता है तो जैसे यूरोप में क्या होता है ना कि अगर कोई किसी एनिमल की बुचरिंग हो रही है तो उसको पहले स्टन कर देते हैं इंजेक्शन लगा के, ताकि उसको दर्द नहीं होता। कहने का मेरा पूरा मतलब है कि ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इस तरह से क्यों नहीं उसका फायदा उठाया जाता कि भाई अगर मुस्लिम वोट बैंक का आपको वोट मिला है आपकी पॉलिटिकल पार्टी को, तो आप ये सारे मेथड क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते, ताकि जो वहाँ के लोग हैं जो काम करते हैं उस चीज में वो स्ट्रॉन्ग हो सके, वो ग्रो कर सके और उनके पास जो है पैसे का फ्लो आ सके, वो डेवलप हो सके। लेकिन इधर क्या होता है कि भाई आप बताओ आपकी गाड़ी कैसे छुटवानी है, बताओ आपकी गाड़ी किस पुलिस वाले ने पकड़ ली, बताओ आपको क्या कुछ बोल रहा था। खैर इतनी ही बातें थी, होपफुली आपको बातें समझ में आई होंगी। सो दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।